प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम आधुनिक संविधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस अर्थात वहाँ की विधान सभा या संसद या व्यवस्थापिका के दो अंग हैं, जिनके नाम हैं प्रतिनिधि सभा तथा दूसरे का नाम है सीनेट। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम अथवा निम्न सदन है, जिसके बारे में आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल का नाम कांग्रेस है, जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यहाँ प्रतिनिधि सभा समूचे अमेरिकी राष्ट्र का लोक प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सीनेट में उस देश के प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रतिनिधि सभा को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चुना जाता है, इसलिए इसमें बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब यदि हम प्रतिनिधि सभा का गठन, उसकी शक्तियों को देखें, तो यहाँ हम देखते हैं कि यह सदन एक निर्वाचित सदन है। अमेरिका में यद्यपि कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन होता है, जबकि सीनेट का गठन संघीय आधार पर किया गया है। यदि सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रतिनिधि सभा सीधे जनता का प्रतिबिंब कही जाती है। प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल का जहां तक सवाल है, यह कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का है। यह कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा के बारे में अमेरिकी विचारक पैटरसन ने कहा है, प्रतिनिधि सभा समूचे राष्ट्र का एक संक्षिप्त संस्करण है। वह अमेरिका के समूचे जीवन को अभिव्यक्त करती है। सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली समस्त विविधताओं, अच्छाइयों और बुराइयों को वह बेहतर तरीके से दर्शाती है। यदि अमेरिका को हम एक संपूर्ण राष्ट्र माने, जो कि संघीय आधार पर चुना गया है, तो प्रतिनिधि सभा इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ कही जाती है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उसका दूसरा सम्मानित स्थान है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति के पश्चात राष्ट्रपति की भूमिका हेतु उसी का नंबर आता है। अमेरिका में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई है। 2 वर्ष की अवधि से पूर्व सदन का विघटन संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि युद्धकाल की स्थिति हो या फिर आपातकाल की स्थिति, सदन के चुनाव किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते। हर 2 वर्ष के पश्चात सदन के सदस्यों का चुनाव किया जाना आवश्यक है।
जो सदस्य प्रतिनिधि सभा के लिए चुना जाना है उसके लिए जो योग्यताएं उसमें आवश्यक हैं वे हैं, वह कम से कम 7 वर्षों से अमेरिका का नागरिक हो जिसकी आयु 25 वर्ष हो। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है। कुछ राज्यों में यह भी परंपरा है कि उम्मीदवार उस क्षेत्र का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़े। इसको स्थानीय नियम भी कहा गया है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है और सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। यदि हम प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उसकी भूमिका को देखें तो यह पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पद के बारे में बहुत सारे ऐसी भूमिकाएं प्रचलन में है जिससे यह जाहिर होता है कि प्रतिनिधि सभा को वह बेहतर स्थिति में चलाता है। स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है जिसमें बहुमत दल के उम्मीदवार की ही जीत होती है। शक्तियों की दृष्टि से भी स्पीकर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सभा की शक्तियों के बारे में। प्रतिनिधि सभा क्या कार्य करती है और किस प्रकार वह अपनी संवैधानिक भूमिका में है। पहला, वह विधायी शक्तियां रखती है। इस संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को प्रायः समान शक्तियां प्राप्त की गई हैं। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, सीनेट में नहीं। किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रतिनिधि सभा में उन सभी विधेयकों को रखा जा सकता है जिनका संबंध केंद्रीय विषयों से हो। दूसरी भूमिका, दूसरा कार्य है उसका संविधान संशोधन संबंधी। विधायी शक्तियों की तरह ही संविधान संशोधन के संबंध में भी दोनों सदनों को अमेरिका में लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। संशोधन का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा या सीनेट दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार कर लें। अर्थात संविधान संशोधन का कोई भी प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकार किए जाने की स्थिति में ही वह संशोधन आगे बढ़ सकता है। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। जहां तक हम प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियों को लें तो इस संबंध में उसे 2 महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें कहा जाता है पहला, उसे उसकी द्वारा ही युद्ध की घोषणा की जाती है। प्रतिनिधि सभा इस शक्ति का प्रयोग सीनेट के साथ मिलकर करती है। दूसरा, वह अपनी स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच भी कर सकती है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लेने पर संबंधित अधिकारी को उसके पद से हटा दिया जाता है। निर्वाचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां इसे प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार है कि प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को वह अपने बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि वह अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
इसके साथ साथ वह अपनी कार्यपाणी प्रणाली संबंधी नीतियों का निर्माण करती है और सदस्यों के लिए उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।